क्या तुमने कल ओओ को देखा था? वो वाकई कमाल था ना? मेरे दोस्त ने सिर हिलाकर सहमति जताई और कहा, टिल्ड आजकल हर कोई ओओ को ही ओओ कर रहा है। चारों तरफ बस उसी का नाम है। ठीक तभी जाम के बीच एक गाड़ी बहुत ही गलत तरीके से हमारे बगल से निकलने की कोशिश करने लगी। खिड़की का कांच नीचे गिराकर मैं चिल्ला उठा, अबे हरामजादे, क्या तू ठीक से गाड़ी नहीं चलाएगा? गाड़ी झटपट निकल गई। दोस्त ने तब हैरान होकर दूसरी बात छेड़ दी, ओ सच में? क्या वह ओ था? मैं ठहाके मारकर हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, अबे तुझे उस बेवकूफ की शक्ल देखनी चाहिए थी, पता है। दोस्त ने भी हंसते हुए साथ दिया, वो तो हक्का बक्का रह गया था। मैंने थोड़े ऊंचे और आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, अगर मैं उससे फिर से अपनी सैलरी बढ़ाने को कहूँ तो मुझे यकीन है कि वो कर देगा, समझे? धत्त तेरी, पता नहीं क्या क्या। बातों के बीच हमारी नजर सड़क के किनारे गई। झुंझलाते हुए मैंने कहा, अरे ये इलाका तो बिल्कुल बेकार है। वो जो भिखारी घूम रहा है ना, वो भी कितना अजीब लग रहा है। अचानक मेरा फोन बज उठा। दूसरी तरफ छोटा भाई था। उसकी फरमाइश सुनकर मेरा पारा एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं चिल्लाकर बोला, क्या तू चाहता है कि मैं तुझे एक फोटो भेजूं? ऐसा हरामजादा कहाँ मिलता है जो अपने बड़े भाई से अपने छोटे मोटे काम करवाता है? मार खाना चाहता है क्या? हाँ। फोन काटकर मैं बड़बड़ाने लगा। चारों ओर बस फुसफुसाहट हो रही थी, अस्पष्ट और अबूझ, जैसे हवा के कणों में घुली हुई हो। मैंने आंखें खोली पर सब धुंधला था। मैं अपने आप में ही बड़बड़ा उठा, मैं दुनिया के आखिर किस कोने में हूँ? पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। यहाँ का माहौल बड़ा ही अजीब है। नाक में एक तीखी हवा चुभ रही है, जिससे सांस लेना भी भारी पड़ रहा है। ऊपर से रह रहकर कानों में पर्दे फाड़ देने वाली विकराल आवाजें गूंज रही हैं, जैसे आ हो। मैंने अपनी यादें टटोलने की कोशिश की। नहीं, ये मेरा जाना पहचाना रास्ता नहीं है। मैंने मन ही मन सोचा, यकीनन यह जगह वो अच्छा राज्य नहीं है जहाँ मैं रहा करता था। वे शांत पहाड़, वो सुकून भरी सुबह और वे जाने पहचाने चेहरे कहाँ खो गए? डर के मारे मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। यह जगह कहाँ है, इसके बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं है। पहले तो लगा कि शायद कोई बुरा सपना देख रहा हूँ, पर पल भर में ही ये वहम टूट गया। ये कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि जो दिख रहा है वो एकदम साफ है। यहाँ की पथरीली जमीन, वो रूखा आसमान और आग की तरह तपते धूल के कण, सब कुछ बिल्कुल वास्तविक है। अचानक फिर वही आवाज आई, इस बार बहुत करीब से। फुसफुसाहट। मैं पत्थर की तरह सुन्न होकर खड़ा रह गया। ये क्या? वो यहाँ क्यों है? मेरे चारों ओर की दुनिया जैसे एक बार फिर डोलने लगी। वे रहस्यमयी आवाजें जैसे और तेज होकर मेरा मजाक उड़ाने लगी। फुसफुसाहट। फिर भी मेरे कानों में वे पुरानी चीखें गूंज रही हैं। मैंने थकी हुई आवाज में बुदबुदाया, उफ, बहुत ज्यादा शोर है। ये कोलाहल बाहर का नहीं, बल्कि मेरी यादों के भीतर चल रहे हजारों युद्धों का शोर है। सदियों से लोग मुझे एक ही नाम से जानते हैं, अग्नि सम्राट। लोक कथाएं कहती हैं कि महान राजा यमराज जिसे उस नाम से पुकारेंगे, उसकी मृत्यु निश्चित है। मेरा क्रोध अग्नि की तरह भयंकर था। शायद इसीलिए जिन्होंने मेरा सामना किया, वे मुझे अग्नि सम्राट कहने से पीछे नहीं हटे। मेरे हृदय में कोई दया नहीं थी, आंखों में आंसू तो बहुत दूर की बात है। युद्ध के मैदान में मैं एक अजेय दानव था। एक समय ऐसा आया जब मैंने इंसान का रूप तो धारण किया, लेकिन मेरी अवस्था अब मानवीय नहीं रह गई थी। दया, मोह या प्रेम, सब मेरे लिए अर्थहीन हो चुके थे। इतिहास गवाह है कि जहां जहां से मैं गुजरा, वहां केवल चीखें और खून की दुर्गंध ही शेष रह गई। साधारण मनुष्य तो क्या, बड़े बड़े योद्धा भी मेरे पदचिन्हों पर चलने का साहस नहीं करते थे, क्योंकि मैं स्वयं मृत्यु का देवता था। सत्ता के शिखर पर पहुंचने के जुनून में मैंने प्रलय मचा दिया। मैंने अपने ही गुट के अंधकारमय मार्ग मुरिम के एकमात्र नेता की हत्या कर दी। यही नहीं, जिस शक्ति के सामने पूरी दुनिया कांपती थी, उस गहराई से जुड़े स्वर्गीय दानव संप्रदाय के नेता को भी मैंने अपने घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। इन विनाश और विजय की लगातार घटनाओं के माध्यम से मैं धार्मिक या अधार्मिक के भेद के बिना सभी मार्शल आर्टिस्टों के बीच सर्वश्रेष्ठ के रूप में पूजा जाने लगा। दुनिया के हर कोने में मुझे मार्शल आर्ट्स के ईश्वर के रूप में पहचान मिली। परंतु आज इस एकांत में खड़े होकर मेरे अतीत के दिन अब एक सपने जैसे लगते हैं। जब तलवारों की चमक और खून की धारा ही मेरा रोज का जीवन थी, तब मैं सोचता था कि मेरा जीवन कभी रक्तपात और हिंसा से मुक्त नहीं हो पाएगा। लेकिन आज मैं वो अग्नि सम्राट नहीं, बल्कि केवल एक अकेला राही हूँ, जो अपने पीछे छूटे हुए उस रक्त रंजित रास्ते को देखकर दंग रह जाता है।
आलसी दोपहर में मैंने जंगली फूलों का एक गुच्छा हाथ में लिया और उनकी ओर देखा। बड़े चाव से मुस्कुराते हुए मैंने कहा, महाशय, इसे देखिए, सुंदर है ना? उन्होंने गंभीरता से फूलों की ओर देखा और फिर नजरें फेर लीं। उदासीन स्वर में बोले, मुझे नहीं पता, चारों ओर बिखरे हुए इन जंगली फूलों में तुम्हें क्या सुंदरता नजर आती है? मैंने थोड़ा चिढ़कर मुंह बनाया। हूँ, छी, आप तो आनंद जैसी चीज क्या होती है यही नहीं जानते महाशय। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़कर मेरी ओर देखा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। आनंद वो एहसास है जब आपके पास कुछ खास न होने पर भी आप खुशी से झूम उठते हैं और मुस्कुराते हैं। मैंने रुककर फिर कहा, एक दिन आपको भी इसका एहसास होगा, है ना? तब तक मैं अपनी खुशियां आपके साथ बांटती रहूंगी। समय बीतता गया। उस कठोर हृदय के व्यक्ति में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। एक दिन उन्होंने खुद स्वीकार किया, तुमसे मिलने के बाद मैं एक ऐसा इंसान बन गया हूँ जो रो और हंस सकता है। किसे पता था कि ऐसे उथल पुथल भरे जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आनंद होगा? लेकिन जीवन की नियति बड़ी विचित्र है। आज वो अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। उनकी उस प्राप्ति को देखकर आज मैं दुविधा में हूँ। मैंने मन ही मन सोचा, अब जब उन्हें अपनी खुशी मिल गई है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे जीवन में अपनी खुशी खुद ढूंढनी चाहिए? मैंने और गहराई से सोचा, रोने और हंसने के मामले में मुझे इतना ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है ना? जिस आवेग में मैं कभी बह जाया करती थी, आज वहां एक अजीब सी शांति है। क्या यही है वो सुखद जीवन? अचानक हृदय की गहराइयों में एक परम ज्योति का अनुभव हुआ। चारों ओर की दुनिया जादुई हो गई। विस्मय में मेरे मुंह से निकला, आह, क्या इसे ही अमरत्व का आरोहण कहते हैं? सांसारिक मोह और भावनाओं से ऊपर उठकर यह जैसे एक परम ज्ञान की प्राप्ति थी। उन साधारण जंगली फूलों से शुरू हुआ यह सफर आज मुझे स्वर्ग के द्वार तक ले आया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद देवता बनना और स्वर्ग की ओर प्रस्थान करना, शायद यही जीवन की अंतिम सार्थकता है। धुंध से घिरे एक उजाड़ इलाके में खड़े होकर मैं उलझन में चारों ओर देख रहा हूँ। मन ही मन मैंने सोचा, कहाँ, क्या मैं? यादें धुंधली हो रही हैं। मैंने धीमी आवाज में खुद से सवाल किया, क्या मैं अमरत्व प्राप्त करने के मार्ग पर नहीं था? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं अनजाने में ही किसी भ्रम का शिकार हो गया हूँ? सिर चकरा रहा है, लेकिन यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। खैर, मुझे जल्दी वापस लौटना चाहिए। क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? मुझे पहले यहाँ से बाहर निकलकर स्थिति की जांच करनी चाहिए। तभी कान में लगे रेडियो से हेडक्वार्टर की भारी आवाज गूंजी, टीम अल्फा, तुरंत गेट A0128-109 से प्रवेश करें। यदि आपको कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत सूचित करें। सुरक्षित वापसी के लक्ष्य के साथ अपना अवलोकन अभियान जारी रखें। शुभकामनाएं। गेट के भीतर कदम रखते ही रोंगटे खड़े हो गए। सब कुछ एकदम खामोश था। मैंने बुदबुदाते हुए कहा, इसे तो एक A श्रेणी का गेट होना चाहिए था। लेकिन क्या यहाँ कुछ ज्यादा ही शांति नहीं है? मेरे बगल में खड़े एक जूनियर कैडेट को घबराता देख सीनियर ऑफिसर गरज उठे, अबे हरामजादे, क्या तू थ्योरी क्लास में सो गया था? एक क्लास डंजन में ऐसे दानव होते हैं जिनकी बुद्धिमत्ता बाकियों से कहीं ज्यादा होती है। ऑफिसर की आंखों में पुरानी दहशत साफ दिख रही थी। वे कहने लगे, उस घटना के 5 साल बाद, जब ऐसी ही स्थिति के कारण टीम 0 का प्रतिरोध टूट गया था, वे गेट की गहराई में जमा हुए दानवों के एक झुंड के सामने आ गए और पूरी तरह खत्म हो गए। तभी कंट्रोल रूम से घबराहट भरी आवाजें आने लगी, टीम 0, तुरंत जवाब दो। टीम 0, अपनी स्थिति बताओ। कुछ पल का सन्नाटा छा गया। फिर दूसरी तरफ से एक कमजोर और कांपती हुई आवाज आई, आहिम, मुझे खेद है, मैं। अचानक ऑफिसर ने मेरा मुंह दबोच लिया। कान में फुसफुसाते हुए बोले, शशश, हिलना मत। अपनी आंखों के सामने एक विशाल दानव देख मेरा खून जम गया। मैंने बुदबुदाते हुए कहा, धत, मुझे तो इसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ, तो ये यहाँ कब आया? एक A श्रेणी का दानव इस तरह छिपा था जैसे वो मर गया हो। टीम अल्फा के सदस्यों में चीख पुकार मच गई। टीम लीडर, UHK, दल नेता। स्थिति हाथ से बाहर जाते देख मैं चिल्ला उठा, लानत है, सब पीछे हटो, मैं किसी तरह इसे यहीं रोक लूंगा। कुछ समय बाद धूल के बादल छटे और वॉकी टॉकी पर रिपोर्ट दी गई, यह टीम अल्फा है। गुफा के भीतर A श्रेणी के साइक्लॉप्स और B श्रेणी के जादुई जानवरों के कई शव मिले हैं। वर्तमान में द्वार के भीतर मौजूद सभी उच्च स्तरीय दानवों का सफाया कर दिया गया है। अब हमारी जांच पूरी होने के बाद मैं विस्तार से जानकारी दूंगा। टीम लीडर, ब्रीफिंग समाप्त हुई। हेडक्वार्टर से दल नेता बेक्यूनहो ने जवाब दिया, समझ गया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनके मन में शंका बनी रही।
क्या ऐसा हो सकता है कि इन दानवों के बीच कोई आंतरिक दुश्मनी थी? भले ही ऐसा हो, केवल उन निम्न स्तरीय जादुई जानवरों द्वारा एक साइक्लॉप्स का इस तरह घायल होना असंभव है। जांच अधिकारी ने कहा, तो हमारे अलावा शायद किसी और गिल्ड की नजर भी इस जगह पर थी। आजकल क्या हर गिल्ड उच्च स्तरीय द्वारों को निशाना नहीं बना रही है? यूनहो ने खिड़की के बाहर देखते हुए सोचा। मैं हैरान हूँ, क्या दक्षिण कोरिया में ऐसा कोई गिल्ड है जो किसी की नजरों में आए बिना इस तरह के ए क्लास डंजन को खत्म कर सके? दूसरी ओर मैं एक अजीब अनुभव से गुजर रहा था। मन ही मन मैंने सोचा, मैं फिर से कहाँ हूँ? कुछ नए बोध प्राप्त करने के बाद जब मैंने आंखें खोली, मैं एक ऐसी गुफा में था जहाँ दानव घूम रहे थे। एक अविश्वसनीय शक्ति से मैंने उन्हें परास्त कर दिया। मैं सोचकर हैरान हूँ कि जिन दानवों को मैं सिर्फ एक घूंसे में धराशायी कर सकता था, वे क्यों इतनी दृढ़ता के साथ मेरी ओर झपटते थे। किसी तरह उस गुफा से बाहर निकलते ही मेरे सामने एक भयानक मंजर था। क्या इस मलबे के बीच कुछ है? मैं फिर से एक पूरी तरह से अनजान जगह पर आ गया हूँ। मुझे सिर्फ धूल ढही हुई इमारतें और सफेद हड्डियां दिख रही हैं। मुझे जीवन या हलचल का कोई संकेत महसूस नहीं हो रहा है। अचानक मुझे हवा में एक पुरानी शक्ति का आभास हुआ। घृणा के साथ मैंने कहा, वे घटिया जादूगर। अतीत में मुझे स्वर्गीय दानव उपासक पंथ के कट्टरपंथियों का सामना करना पड़ा था। उन जादूगरों ने वह जादू इस्तेमाल करने की कोशिश की थी जिसे जादूगर समाज में प्रतिबंधित माना जाता है। उस समय मैंने जो शक्ति महसूस की थी, अब ये अजीब तरह से वैसी ही है। मैंने निर्णय लिया, हालांकि मेरी वर्तमान सत्ता इस अबूझ जादू को मिटा सकती है, लेकिन मैं किसी अनजान जगह पर जल्दबाजी में अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता। मुझे पहले यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। मैं उस दिशा में जाने की कोशिश करूंगा जहाँ मुझे ये दूषित ऊर्जा सबसे कम महसूस होगी। शहर के एक साधारण रेस्तरां यांगचुंगाक में टेलीविजन पर समाचार चल रहा था। कोरियन अवेकनर्स एसोसिएशन ने हालिया गेट की घटना पर कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। अमेरिका और चीन में जहां लेवल 0 अवेकनर्स हैं, वहां इस गेट को लेकर चर्चा चल रही है। रेस्तरां के मालिक मुस्कुराते हुए खाना लाए। हमारे ब्लैक बीन नूडल्स कब परोसे जाएंगे? हाँ टिल्ड, ये आ गया टिल्ड। उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट लिम सोयुंग से कहा, आपके भोजन का आनंद लें। वहीं बेक यूनहो थके हुए शरीर के साथ बैठे थे। मालिक ने उन्हें देखकर कहा, अरे तुम यहाँ आखिरी बार आने के बाद तो बहुत दिन हो गए, है ना? हाँ हाँ हाँ, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। क्या तुम ठीक हो? यूनहो ने गहरी सांस ली और कहा, नमस्ते, कृपया मुझे एक कटोरा ब्लैक बीन नूडल्स दें। क्या तुमने खबर देखी? मृत्यु के देश में एक और प्रवेश द्वार दिखाई दिया है। उस गेट के विशेष अधिकारों को लेकर गिल्डों के बीच के झगड़ों को सुलझाने में हमारी जान पर बनाई है टिल्ड। नूडल्स के कटोरे में चम्मच घुमाते हुए उन्होंने अफसोस जताया, चूंकि हर कोई द्वार पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। हर कोई जादुई पत्थरों को हासिल करने के लिए बेताब है और आजकल द्वार के भीतर दुर्घटनाओं की संख्या भी काफी बढ़ गई है। इस तरह के भीतर टीवी की खबरों के शोर के बीच मालिक यू सुनते ने एक गहरी सांस ली और कहा, सही कहा ना? आजकल कुछ ज्यादा ही गेट सामने आ रहे हैं, है ना? बेक यूनहो की ओर देखते हुए उन्होंने आगे कहा, हाँ, यह है वाकई हमें बर्बाद कर रहा है। सुनते साहब काउंटर का सहारा लेकर कहने लगे, वैसे हमारे जैसे लोगों के लिए जादुई पत्थरों की सप्लाई बढ़ने से उनकी कीमत गिरना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जादुई जानवरों का लगातार दिखना डरावना है। और ऐसा लगता है कि गेट्स खुलने की वजह से हमारे ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही है। ऐसे समय में तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता, है ना? बाहर यांगचुंगाक रेस्तरां की डिलीवरी बाइक खड़ी थी, जिन पर बड़े अक्षरों में लिखा था, 24 घंटे डिलीवरी सेवा उपलब्ध। अचानक किचन की तरफ से एक कर्मचारी चिल्ला उठा, धत तेरे की, मैं अब इस तरह और नहीं जी सकता। एक और गेट खुल गया है। मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुनते साहब घबराकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगे। अरे, यहाँ अभी भी ग्राहक बैठे हैं, इसलिए शांत हो जाओ। इसीलिए तो मैंने पिछली बार तुम्हारी प्रति घंटे की मजदूरी दोगुनी कर दी थी। लेकिन वह कर्मचारी रुकने वाला नहीं था। उसने आक्रामक होकर कहा, ओह सच में? क्या आपको लगता है कि मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? क्योंकि मैं अब ये और नहीं कर सकता, या तो मेरी तनख्वाह बढ़ाइए या फिर अपने इस काम के लिए कोई नया बंदा ढूंढ लीजिए। सुनते साहब ने बेबसी से कहा, तुम अचानक ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसा मत करो और मेरी स्थिति के बारे में तो सोचो। कर्मचारी गाली देते हुए बोला, साले, क्या तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही? या तो मेरी सैलरी बढ़ा, क्योंकि मैं अपनी जान दांव पर लगा रहा हूँ, या फिर किसी नए को काम पर रख। मामला संभालने के लिए सुनते साहब ने यूनहो की ओर देखा और कहा, ओह, अब याद आया, हायंग के आने का समय तो हो ही गया है ना? तुम जाकर उसे ले क्यों नहीं आते?
यूनहो ने घड़ी की तरफ देखा और कहा, अभी समय नहीं हुआ है। नहीं, देरी न हो, इसलिए तुम्हें अभी निकलना चाहिए। मालिक की जिद पर यूनहो खड़े हो गए। ठीक है, मैं समझ गया, मैं उसे लेकर आता हूँ। यूनहो के जाने के बाद सुनते साहब बड़बड़ाने लगे। इन गेट्स की वजह से लोग डरे हुए हैं और ज्यादातर निवासी ये इलाका छोड़ रहे हैं। इसीलिए एक भी कर्मचारी मिलना मुश्किल हो गया है और ये बदमाश और भी ज्यादा नखरे कर रहा है। आखिरकार मैं यहाँ सेटल हुआ हूँ तो अपनी मर्जी से छोड़ भी नहीं सकता। यहाँ कोई अच्छा डिलीवरी वाला क्यों नहीं मिलता? सड़क पर चलते हुए यूनहो आसपास का जायजा ले रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं जहाँ रहा हूँ ये उससे यकीनन अलग है, लेकिन कुछ समानताएं भी हैं। यहाँ भी कुछ लोग आंतरिक शक्ति, इंटरनल पावर से भरपूर हैं। खासकर वो छोटी बच्ची। यूनहो की नजर दूर खेल रही हायंग पर गई। वे हैरान रह गए। उसके भीतर एक ऐसी ऊर्जा है जो उसे दूसरों से बिल्कुल अलग बनाती है। अगर उसके पास इतनी शुद्ध शक्ति है, तो क्या वो बच्ची कुछ जानती है? अचानक बिना किसी चेतावनी के आसमान काला पड़ गया। एक अजीब और तेज हवा चलने लगी। हायंग चिल्ला उठी, क्या? ये कैसी हवा है? हवा के झोंके से उसके बालों का बैंड उड़ गया। आहक, मेरा हेडबैंड! पास खड़े एक व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। क्या? हायंग, तुम्हारा इस तरह दौड़ना खतरनाक है। लेकिन हायंग ने नहीं सुना। वह बैंड के पीछे भागते हुए बोली, नहीं, ये मेरा गिफ्ट है जो पापा ने मेरे लिए खरीदा था। ठीक उसी पल यूनहो की इंद्रियां सतर्क हो गईं। उन्हें खतरे की बू आ गई। उफ, आखिरकार समझ गया। हवा का वेग असामान्य रूप से बढ़ गया। हायंग डर के मारे रोते हुए पुकारने लगी, माँ टिल्ड। दूर से बेक यूनहो और हायंग की माँ एक साथ चिल्ला उठे, हाँ हायंग। सड़क के उस मोड़ पर वो खौफनाक पल बीतने के बाद हायंग की माँ चीख उठी, हाँ हायंग। कांगसो ने बड़ी ममता से बच्ची को संभालते हुए शांत स्वर में कहा, वो बहुत खतरनाक था। क्या तुम ठीक हो? चलो। खतरे के मुंह से बाहर आते ही हायंग अपनी माँ से लिपटकर सुबह उठी, मामा। माँ ने दोनों हाथों से बेटी को गले लगा लिया और कांगसो की ओर भीगी आंखों से देखते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नहीं जानती कि आपका ये कर्ज कैसे उतारूंगी। कांगसो थोड़े बेरुखे लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। यह जानकर तसल्ली हुई कि बच्ची सुरक्षित है। दरअसल उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके हायंग के शरीर की नसों को इस तरह नियंत्रित कर दिया था कि उसे कोई गंभीर चोट या सदमा न लगे। हायंग की माँ ने फिर भी चिंतित स्वर में पूछा, क्या आपको चोट तो नहीं लगी? चूंकि हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते, तो क्यों ना हम साथ में अस्पताल चलें? कांगसो ने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक उसी समय उनके भूखे पेट से एक तेज आवाज आई, GROOOWL। लंबा सफर और थकान की वजह से उनका शरीर अब जवाब दे रहा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, सोचकर देखूं तो इस दुनिया में आने से ठीक पहले वो डंपलिंग ही मेरा आखिरी खाना था। नन्ही हायंग सब समझ गई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने कांगसो का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, महाशय, महाशय, मेरे पापा एक शेफ हैं। चलिए हमारे साथ खाना खाने चलिए। हायंग की माँ ने भी आग्रह किया। हाँ, चलिए। जैसा हायंग ने कहा, जाने से पहले कम से कम कुछ खा तो लीजिए। आपने मेरी बेटी की जान बचाई है, इसलिए मैं कम से कम आपको एक वक्त का खाना खिलाना चाहती हूँ। कांगसो ने विनम्रता से कहना चाहा। ठीक है, ये तो मेरा फर्ज था, जो मुझे करना ही चाहिए था। ये मैंने किसी इनाम के लिए नहीं किया, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हायंग की मासूम मुस्कान के आगे वे हार गए। दूर कहीं एक कौवा कांव कांव कर उठा और हायंग की मीठी हंसी ने कांगसो का दिल जीत लिया। वे आखिरकार मान गए, तो ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा। घर पहुंचते ही हायंग के पिता सब सुनकर दंग रह गए। क्या? हायंग लगभग गाड़ी की चपेट में आने ही वाली थी। हायंग, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या हम अभी अस्पताल चलें? हायंग की माँ ने उन्हें शांत करते हुए कहा, हायंग ठीक है। इस भले आदमी ने उसे बचाया है। मैं इन्हें खाना खिलाना चाहती थी, इसलिए यहाँ ले आई हूँ। हायंग के पिता अब गहरी कृतज्ञता के साथ कांगसो की ओर मुड़े। एक अनजान अजनबी के प्रति उनके मन में सम्मान और प्यार उमड़ पड़ा। हायंग के पिता सब सुनकर दंग रह गए। उन्होंने गहरी कृतज्ञता के साथ कहा, क्या? ओह, हमारी हायंग को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं, ये मेरी तरफ से दावत होगी, इसलिए कृपया अंदर आइए। कांगसो ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, शुक्रिया। तभी नन्ही हायंग ने कांगसो के धूल भरे कपड़ों की ओर इशारा करते हुए बड़े रौब से कहा, महाशय,
पापा ने कहा है कि खाना खाते समय गंदा नहीं रहना चाहिए। हायंग के पिता थोड़े शर्मिंदा होकर मुस्कुराए। हाँ हायंग, आहा हा, जब तक मैं आपके लिए खाना तैयार करता हूँ, क्या आप हाथ मुंह धो लेंगे? अगर आपको कोई आपत्ति न हो। उन्होंने अलमारी से कपड़ों की एक जोड़ी निकाल कर दी। यहाँ कुछ कपड़े हैं जिन्हें आप पहन सकते हैं। वजन बढ़ने के बाद ये कपड़े मुझे फिट नहीं आते। चूंकि हमारी लंबाई लगभग एक जैसी है, इसलिए ये आप पर ठीक आने चाहिए। देखता हूँ मुझे आपको मोजे भी देने चाहिए। कांगसो कपड़े लेकर बाथरूम में गए। वहां की चमक धमक देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, क्या ये बाथरूम है? इसके चारों ओर सब कुछ बहुत उज्जवल और चमकदार है। लेकिन कुआं कहाँ है? कुछ देर बाद वे गीले शरीर के साथ बाहर आए और आवाज दी, क्षमा करें गृहस्वामी। हायंग के पिता ने रसोई से जवाब दिया, जी माफ करना, लेकिन कुएं में पर्याप्त पानी नहीं है। पिता ने हैरान होकर पीछे देखा। क्षमा करें? कुआं? आप क्या कह रहे हैं? कांगसो ने टॉयलेट की ओर इशारा करते हुए गंभीरता से कहा, ये जो यहाँ कुआं है, मेरा शरीर धोने के लिए इसमें पानी बहुत कम है। हायंग के पिता ने माथे पर हाथ रख लिया और चिल्ला पड़े, हाय, यह कुआं नहीं है, वो टॉयलेट है। कांगसो भ्रमित होकर बुदबुदाए, टॉयलेट? क्या आप लैबोरेटरी शौचालय कहना चाह रहे थे? हाँ बिल्कुल, बेशक टॉयलेट का पानी भी नल का ही होता है, लेकिन क्या आप पहले नहाना चाहेंगे? इस लीवर को घुमाने से पानी निकलेगा। जैसे ही शॉवर चालू हुआ, कांगसो उछल पड़े। यहाँ पानी छिड़कने वाला सांप कहाँ से आया? पिता ने जल्दी से शॉवर हेड पकड़ा और कहा, वो सांप नहीं है, वो शॉवर हेड है, जल्दी इसे पकड़िए। आखिरकार नवल धवल होकर जब कांगसो बाहर आए तो उन्होंने चैन की सांस ली। चलो, आखिरकार ये खत्म हुआ। कितना ताजगी भरा है। धन्यवाद। हायंग के पिता ने संकोच के साथ पूछा, क्षमा कीजिएगा, अगर मैं अपनी सीमा लांघ रहा हूं तो माफ करना, लेकिन आप कहां से आए हैं? कांगसो ने कुछ पल सोचा। मैं अपनी स्थिति कैसे समझाऊं? पिता ने अंदाजा लगाया। क्या आप अपनी याददाश्त खो चुके हैं? कांगसो ने सिर हिलाया। एक तरह से हाँ, मैंने अपनी सारी यादें नहीं खोई हैं, लेकिन मैं पहले जहां रहता था वहां से यहाँ कैसे पहुंचा, ये मुझे नहीं पता। हायंग के पिता ने सिर हिलाते हुए कहा, ओ, तो इसीलिए आपने वैसे कपड़े पहने थे। ऐसा लगता है कि जिस गुफा से आप बाहर आए वो एक तोरण या गेट था। ये ऐसी जगहें हैं जो एक दिन अचानक प्रकट हो गई थी। आज भी हमें नहीं पता कि वे क्या हैं। उन्होंने आगे समझाया, ये जगहें दरवाजों की तरह हैं, जहाँ चीजें अचानक आती जाती रहती हैं। कभी कभी लोग गेट के खिंचाव में फंस जाते हैं, अपनी याददाश्त खो देते हैं और लौटने से पहले समाज से कट जाते हैं। इसीलिए जो लोग फंसकर वापस आते हैं, हम उन्हें विच्छिन्नतावादी डिसेक्टर्स कहते हैं। खैर, मैं बाद में विस्तार से समझाऊंगा। सबसे पहले खाना ठंडा होने से पहले खा लिया जाए। कांगसो ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, शुक्रिया। लेकिन मेज पर रखे काले रंग के खाने को देखकर वे ठिठक गए। कांगसो ने हैरानी से पूछा, वैसे यह है आपने इसे कैसे बनाया है? रंग देखकर यह खाना सुरक्षित नहीं लग रहा। उस गहरे काले नूडल्स को देखकर कांगसो को अपने बचपन के वे भयानक दिन याद आ गए। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, इस खाने को देखकर मुझे बचपन में दलदल में मिली वह जल ट्रेनिंग याद आ रही है। तब जीवित रहने के लिए मैंने काफी संघर्ष के बाद दलदल के खून और गंदगी से दूषित पानी को पिया था। नन्ही हायंग उनकी मनस्थिति समझ नहीं पाई और लाड़ से बोली, महाशय, आप खा क्यों नहीं रहे? क्या आपको ब्लैक बीन नूडल्स पसंद नहीं है? कांगसो थोड़े असहज हुए। ब्लैक बीन नूडल्स? इसे खाते कैसे हैं? हायंग ने उसे सिखाते हुए कहा, इसके लिए आपको इसे अच्छी तरह मिलाना और बार बार घुमाना होता है। टाडा, अब खाइए। हायंग की मां ने मुस्कुराते हुए कहा, हायंग, तुम्हें कृपया खाइए कहना चाहिए। पहला निवाला मुंह में लेते ही कांगसो की आंखें चमक उठीं। ब्लैक बीन नूडल्स, भले ही ये देखने में थोड़ा अजीब है, पर इसका स्वाद वाकई लाजवाब है। ऐसा स्वाद जो मुझे और कहीं नहीं मिला। उन्हें मजे से खाता देख हायंग के पिता थोड़ा संकोच में बोले, मैं आपको कुछ और बेहतर खिलाना चाहता था। रात बहुत हो गई थी और मेरे पास ज्यादा सामान भी नहीं था। अगली बार हम आपको कुछ और अच्छा खिलाएंगे। कांगसो इतने प्रभावित हुए कि बोले, नहीं, मैं अभी एक कटोरा और खाना चाहता हूँ। उनका उत्साह देखकर सब हंस पड़े। आह, ठीक है, आप जितना चाहें, मैं आपको उतना दूंगा। खाना खाने के बाद कांगसो की नजर दरवाजे के पास लगे एक साइन बोर्ड पर गई। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, लेकिन सामने के दरवाजे पर पार्ट टाइम डिलीवरी कर्मचारी की आवश्यकता है लिखे इस साइन बोर्ड का क्या मतलब है? मालिक यूं सुनते ने ठंडी सांस भरते हुए कहा,
ओ, उसका मतलब है कि हम ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जो हमारे लिए डिलीवरी कर सकें। हमारे कर्मचारी बेतुकी तनख्वाह मांग रहे थे, इसलिए हम इमरजेंसी में नए कर्मचारी भर्ती कर रहे हैं। कॉन्गसो ने मन ही मन सोचा कि इस दुनिया में टिके रहने का ये सबसे अच्छा मौका है। डिलीवरी करने पर क्या रहने और खाने की व्यवस्था भी मिलेगी? जवाब मिला, हाँ, क्योंकि काम करने के इच्छुक लोगों की संख्या बहुत कम है। कॉन्गसो ने फैसला किया, अगर मैं यहाँ काम शुरू करता हूँ तो मैं सीख पाऊंगा कि इस दुनिया में कैसे रहना है। क्या मैं ये नौकरी ले सकता हूँ? सुनते साहब थोड़े हिचकिचाए। क्षमा करें, आप ये चाहते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आभारी होंगे, लेकिन चूंकि आप एक विच्छिन्नतावादी डिसेक्टर हैं, तो कानूनी प्रक्रियाएं। तभी हायंग की माँ आगे आई। सुनिए, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हायंग को बचाया था। क्यों ना हम इनकी मदद करें? मैंने सुना है कि नागरिकों के लिए विच्छिन्नतावादियों का गारंटर, जमानतदार बनने का एक तरीका होता है। सुनते साहब ने एक पल सोचा और कहा, हूँ, सही कहा, वो तरीका तो था। ठीक है, मैं तुम्हारा गारंटर बनूंगा। कृतज्ञता से सिर झुकाते हुए कॉन्गसो ने कहा, बहुत धन्यवाद। इस डिलीवरी के काम में मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बातों बातों में कॉन्गसो ने बताया, मेरा नाम कॉन्गसो है। मेरी उम्र 35 साल है। सुनते साहब चौंक गए। वाह, तुम भी मेरी उम्र के हो। मुझे लगा था तुम काफी छोटे होगे। मैं यूं सुनते हूँ, चूंकि हम उम्र हैं, तो क्यों ना हम दोस्तों की तरह बात करें। कांगसो खुशी खुशी मान गए। सुनते साहब ने प्यार से कहा, महाशय, कॉन्गसो कैसा रहेगा? ये नाम मैंने इस उम्मीद में रखा है कि तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। कांगसो कांगहान मिसो का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ है मजबूत मुस्कान। हायंग खुशी से ताली बजाकर चिल्लाई, कितना सुंदर है, मजबूत मुस्कान। कांगसो कांगसो ने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ अपनी नई पहचान स्वीकार की। ठीक है कांगसो, अब से यही मेरा नाम होगा। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह स्थान शुद्ध ऊर्जा से भरा है। यहाँ ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी मैं अपनी पुरानी जगह पर कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये वाकई एक जादुई जगह है। तभी कमरे में अंधेरा देखकर वे थोड़ी उलझन में पड़ गए। क्या कुछ गलत है? उसी समय यू सांते कमरे में आए। कांगसो ने उन्हें देखते ही कहा, सुप्रभात सांते, तुम रोशनी बुझाकर क्या कर रहे हो? चूंकि यहाँ कोई मोमबत्ती नहीं थी, इसलिए मैं बस यहीं खड़ा था। सांते खिलखिलाकर हंस पड़े। ओह अच्छा, मुझे कॉन्गसो को ये भी बताना होगा कि लाइटें कैसे जलानी हैं। जब आप यहाँ का बटन दबाएंगे तो लाइटें जल उठेंगी। जैसे ही सांते ने स्विच दबाया, पूरा कमरा रोशनी से जगमगा उठा। कॉन्गसो दंग रह गए। ओह, यह तो अद्भुत है। तभी रसोई से सोयंग, हायंग की माँ बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली, सुप्रभात कॉन्गसो ने पूछा, सोयंग, क्या तुम इस समय खाना बनाना शुरू करती हो? सोयंग ने जवाब दिया, बात वो नहीं है, पर हमें अपने बिजनेस के लिए तैयार होना पड़ता है। करने को बहुत सारे काम हैं। कॉन्गसो ने मदद की पेशकश की। हे सांते, क्या मैं किसी तरह मदद कर सकता हूँ? सांते थोड़े झिझकते हुए बोले, तुम मदद करना चाहते हो, पर तुम थोड़ा और आराम कर सकते हो। डिलीवरी के काम के अलावा तुम्हें दूसरे कामों में लगाने के लिए मुझे खेद है। कांगसो ने दृढ़ता से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरे प्रति जो दया दिखाई है, मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। सांते खुश होकर बोले, सच में? हूँ। तो क्या मैं आपसे सफाई करने के लिए कह सकता हूँ? यहाँ इस वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करने से काम आसान हो जाएगा। उन्होंने कॉन्गसो को मशीन समझाना शुरू किया। ये एक ऐसी मशीन है जिसका पावर बटन दबाने पर यह हवा खींचती है और धूल साफ करती है। आप इसे एक पोछे मॉप की तरह आगे धकेलते हुए ले जा सकते हैं। यह कठिन नहीं है ना? हे, हायंग भी अक्सर हमारी इस तरह मदद करती है। लेकिन तभी एक गड़बड़ हो गई। मशीन चालू होते ही उसने कॉन्गसो के कपड़ों का एक हिस्सा अपनी ओर खींच लिया। सोयंग घबराकर चिल्लाई, ओ मेरे ईश्वर, क्या क्या आप ठीक हैं? कॉन्गसो ने किसी तरह खुद को संभाला और कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। सांते थोड़े शर्मिंदा हुए। उफ, हालांकि ये पुराना है, पर इसकी खींचने की शक्ति, सक्शन पावर अभी भी बहुत तेज है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम ये कर पाओगे? खैर, मुझे रसोई का काम जारी रखना है, तो मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ। कॉन्गसो? सांते के जाने के बाद कॉन्गसो उस अजीब सी मशीन को एकटक देखते रहे। उन्हें लगा जैसे ये कोई छोटा दानव हो। उन्होंने ठंडी सांस भरी और बुदबुदाए, मुझे सफाई करनी है, लेकिन ये चीज देखने में बहुत खतरनाक लग रही है। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या मुझे अपनी थोड़ी शक्ति का उपयोग करना चाहिए? उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और अपनी आंतरिक ऊर्जा का प्रयोग किया।
खत्म करने के बाद उन्होंने संतोष के साथ कहा, काम खत्म, अब अगला। तभी यूं सुनते कमरे में दाखिल हुए। चारों ओर की चमक और कॉन्गसो के इर्द गिर्द फैली उस अजीब सी ऊर्जा को महसूस कर वे हकलाने लगे। काका कॉन्गसो, कांगसो ने शांत स्वर में कहा। आह, सुनते, मैंने अपने तरीके से सफाई करने की कोशिश की है, तुम्हें क्या लगता है? सुनते विस्मय से चिल्ला उठे। क्या क्या तुमने अभी ये क्या किया? मुझे मत बताना कि ये तुम्हारी काबिलियत है। कांगसो ने सहज भाव से उत्तर दिया। वह, क्या तुम मेरे पानी पर नियंत्रण की बात कर रहे हो? हाँ, वही। ना, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुनते उत्तेजना से कांप रहे थे। मुझे मत बताना कि तुम एक उच्च स्तर के अवेकनर, जागृत सत्ता थे। कांगसो ने हैरानी से पूछा, यह क्या होता है? सुनते समझाने लगे, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 25 साल पहले गेट्स खुलने के बाद से ही इन कौशलों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे आमतौर पर ऑरा कहा जाता है, जो शक्तिशाली टेलीकाइनेसिस या विभिन्न मौलिक शक्तियों को प्रकट कर सकता है। उस ऑरा को नियंत्रित करने में आप कितने कुशल हैं, उसी के आधार पर आपको अलग अलग ग्रेड में बांटा जाता है। सुनते ने अपने पुराने अनुभव साझा किए। मैं एक समय द अवेकनर्स के लिए कुली का काम करता था, लेकिन कोई भी अवेकनर आपके जैसी कुशलता से ऑरा का संचालन नहीं कर सकता। कॉन्गसो, यहाँ काम करना तुम्हारी प्रतिभा की बर्बादी है। किसी गिल्ड में शामिल होकर हंटर, शिकारी के रूप में जीवन जीना कहीं ज्यादा आरामदायक होगा। लेकिन कॉन्गसो के जवाब में कोई लालच नहीं था। उन्होंने बेरुखी से कहा, तुम जिसे हंटर कहते हो, वो बनने की मेरी कोई योजना नहीं है। क्या? सुनते हैरान रह गए। यह इसलिए है क्योंकि तुम इस जगह के बारे में नहीं जानते। एक उच्च स्तर का अवेकनर किसी अभिजात, एलिट व्यक्ति से कम नहीं होता। कॉन्गसो ने अब जीवन के गहरे अनुभव से कहा, अगर बात वैसी ही है, तो मैं वैसा और भी नहीं बनना चाहता। सुनते, मैंने धन दौलत और सम्मान का भरपूर आनंद लिया है, लेकिन मुझे बहुत देर से समझ आया कि वो सब कितना क्षणभंगुर था। सुनते ने दबे स्वर में पूछा, क्या? तो मुझे मत बताना कॉन्गसो, क्या आपको अपनी याददाश्त वापस मिल गई है? कॉन्गसो ने एक लंबी सांस ली और खिड़की से आसमान की ओर देखा। नहीं, सच तो यह है कि मैं इस जगह से अलग एक दूसरी दुनिया में रहता था। लेकिन एक दिन जब मैं सोकर उठा, तो मैंने खुद को उस गेट के ठीक बीच में पाया, जिसका जिक्र तुमने किया था। उस जगह को छोड़ने के बाद मैं शुद्ध ऊर्जा की तलाश में इस इलाके में आया था, और इत्तेफाक से मैंने हायंग को बचा लिया, जो उस लोहे की गाड़ी कार की चपेट में आने से बाल बाल बची थी। सुनते सब कुछ शांति से सुन रहे थे। कॉन्गसो ने ग्लानि भरे स्वर में आगे कहा, मैं समझ रहा हूँ। मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का नहीं था, मुझे खेद है। मुझे शुरू से ही तुम्हें सच बता देना चाहिए था। सुनते ने एक गहरी सांस ली और सहानुभूति के साथ कहा, तुम बहुत कुछ सह चुके हो कॉन्गसो। एक पूरी तरह से अनजान जगह पे खुद को पाना वाकई मुश्किल रहा होगा, है ना? कॉन्गसो ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? सुनते ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें अविश्वास करने जैसी क्या बात है? ऐसी स्थिति में तो मैं भी अपनी पहचान छुपाए रखता। वैसे सावधानी के लिए तुम्हारी पहचान एक विच्छिन्नतावादी, डिसेक्टर के रूप में ही बनी रहने देते हैं। और हाँ, एक अवेकनर के रूप में अपनी जांच कराने के बारे में एक बार फिर सोच लेना। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी सोच से कहीं अलग और बेहतर हो सकती है ना? दूसरी ओर शहर के एक सरकारी विभाग में माहौल काफी तनावपूर्ण था। सपोर्ट यूनिट के सांग जिन्हों अपनी डेस्क पर बेहाल बैठे थे। तभी निरीक्षण यूनिट की किम मयोंग ही ने कमरे में कदम रखा और कड़क आवाज में कहा, हे सांग जिन्हों, क्या तुम फिर से रात भर जागे हुए थे? अगर इसी तरह चलता रहा तो तुम सच में काम के बोझ से मर जाओगे। जिन्होंने थकान भरी आंखों से देखते हुए कहा, अरे छोड़ो भी, क्या तुम मुझे डांटने आई हो? मयोंग ही ने मेज पर हाथ रखते हुए पूछा, तुम ऐसा क्या कर रहे थे कि तुम्हें रात भर जागना पड़ा? जिन्होंने हताशा में जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है ये A012810 गेट केस से संबंधित है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इसकी शुरुआत कहाँ से करूं। मयोंग ही ने एक फाइल जिन्हों की ओर बढ़ाते हुए कहा, उस बारे में। ये लो, तुम अभी भी उस जीरो लेवल अवेकनर की तलाश कर रहे हो ना? फाइल देखते ही जिन्हों की आंखें फटी रह गईं। केस नंबर A012810 पर नजर टिकते ही मयोंग ही ने गंभीर स्वर में कहा, चेयरमैन ने मुझे इस केस को बंद करने का निर्देश दिया है। किम मयोंग ही ने एक औपचारिक दस्तावेज जिन्हों की मेज पर रखा। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, चेयरमैन ने व्यक्तिगत रूप से ये दस्तावेज भेजा है। केस नंबर A012810
उन्होंने इसे तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। जिन्हों को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ, वे लगभग चिल्लाते हुए बोले, लेवल 0 अवेकनर को ट्रैक करना बंद कर दें? आखिर ऐसा क्यों होगा? मयोंग ही ने शांत भाव से उत्तर दिया, ये चेयरमैन का फैसला है। जिन्हों हताशा और उत्तेजना में कांपने लगे। आखिरकार हमारे देश में एक लेवल 0 जागृत सत्ता पाने का मौका आया था। अगर हम लगातार इसका पीछा करते रहें तो, मयोंग ही ने उन्हें टोकते हुए कहा, लेकिन अगर हम अंत में उसे पाने में असफल रहे तो? लेकिन यह एक बड़ा अवसर है, जिन्होंने दृढ़ता से कहा। अगर हम उस अवेकनर को सुरक्षित कर लेते हैं तो कोरिया मित्र राष्ट्रों के बीच बहुत तेजी से अपनी एक मजबूत स्थिति स्थापित कर सकता है। जिन्हों की आंखों में अटूट विश्वास देखकर मयोंगी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हें कौन रोक सकता है? ठीक है, मैं किसी तरह चेयरमैन को संभाल लूंगी, इसलिए तुम जितनी जल्दी हो सके जांच शुरू करो। तभी मयोंगी ने देखा कि जिन्हों बाहर जाने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने पूछा, क्या तुम बाहर जा रहे हो? दोपहर के खाने का क्या? जिन्होंने जवाब दिया, हाँ, मेरा एक काम पहले से तय है। मैं काफी समय बाद अपने छोटे भाई बहन के साथ दोपहर का खाना खा रहा हूँ। मयोंग ही मुस्कुराई, ओ, मेडिकल टीम के लीडर किम, अगर आपने अभी तक लंच नहीं किया है तो क्या आप आना चाहेंगी? मयोंगी ने मना कर दिया, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं बस पास की दुकान से कुछ खरीद लूंगी। वैसे तुम लोग क्या खाओगे? जिन्होंने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, मुझे पक्का नहीं पता। मैंने तो बस इतना कहा था कि ये एक लोकप्रिय स्थानीय रेस्तरां है। मैंने अभी तक ये नहीं पूछा कि हम खाने कहाँ जा रहे हैं। इसमें किसी बेहतरीन जगह की बात हो तो मैं इसी जगह की सिफारिश करूंगा। टीम लीडर बेक यूनहो ने खुद इस जगह का सुझाव दिया था। क्या तुम्हें पता नहीं है? खाने के मामले में टीम लीडर बेक बहुत गंभीर रहते हैं। मियोंग जिन ने हंसते हुए जवाब दिया, ओ, मियोंग ही ने भी कहा था कि टीम लीडर बेक ने ही इसकी सिफारिश की थी। तब तो ये शायद वही जगह है जहाँ वे अक्सर आते हैं। जिन्होंने याद करते हुए कहा, रेस्तरां का नाम क्या था? हाँ, वसंत पैविलियन। मैं वाकई तुम्हारे साथ यहाँ आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, नूना। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ और यहाँ के ब्लैक बीन नूडल्स सचमुच एक बेमिसाल कलाकृति हैं। फिर वे अचानक ठिठके और पूछा, ओह, ये मत कहना कि तुम्हें ब्लैक बीन नूडल्स पसंद नहीं है, नूना। मियोंग जिन ने प्यार से कहा, अरे बिल्कुल नहीं। इतने दिनों बाद तुम्हारे साथ बैठकर खाना खा रही हूँ, ये नूना भला क्या पसंद नहीं करेगी? मुझे ब्लैक बीन नूडल्स बहुत पसंद हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम्हें कम से कम एक बार तो कुछ महंगा खिलाऊं। जिन्होंने मुस्कुराते हुए उन्हें अंदर की ओर धकेला, चलो जल्दी अंदर चलो, नूना को भूख लगी है। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, सुनते साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। स्वागत है? 2 लोगों के लिए टेबल? यहाँ खाना खुद लेना होता है, मैं आपको आपकी सीट तक पहुंचा देता हूँ। मेज पर बैठने के बाद मियोंग जिन ने चारों ओर देखते हुए फुसफुसाकर कहा, क्या ये वाकई एक अच्छा रेस्तरां है? यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? जिन्होंने भरोसा दिलाया, अरे तुम क्या कह रही हो, मैं स्वाद की गारंटी दे सकता हूँ। कराए, ये लीजिए मेनू। क्या आपने तय कर लिया है? मियोंग जिन ने मेनू पर नजर डाली और कहा, मैं तो ब्लैक बीन नूडल्स ही खाऊंगी। जिन्होंने सिर हिलाया, तो मैं भी वही खाऊंगा। कॉन्गसो के जाने के बाद जिन्होंने आवाज दी, माफ करना बॉस। सुनते साहब मुस्कुराते हुए आए, जी बोलिए, क्या आप ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं? जिन्होंने कहा, एक स्वीट एंड सॉर पोर्क और 2 प्लेट ब्लैक बीन नूडल्स नूना के लिए। सुनते साहब खुश होकर बोले, ओह, मैं तुम्हें अपनी तरफ से कुछ डम्पलिंग्स मुफ्त में दूंगा। हो, जिन्हों हंस पड़े और बोले, धन्यवाद। मियोंग जिन ने अपने भाई को देखते हुए कहा, तुम तो लोगों से घुलने मिलने में काफी माहिर हो गए हो, है ना? जिन्होंने गर्व से जवाब दिया, ये तो बस शुरुआत है, नूना। उत्सुकता से पूछा, और तुम्हारा क्या हाल है, नूना? उस रहस्यमयी ग्रेड ए कालकोठरी डंजन को लेकर हालात यकीनन काफी भागदौड़ वाले होंगे। मियोंग जिन ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, सच तो ये है कि ये मामला सिरदर्द बन गया है। क्यों? जिन्होंने सवाल किया। मियोंग जिन ने गंभीरता से समझाया, चूंकि इस घटना ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, ऐसे में अगर हम वहां मौजूद लेवल 0 अवेकनर को सुरक्षित करने में नाकाम रहे तो संगठन की छवि और कितनी गहराई तक गिर जाएगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जिन्होंने दबी आवाज में कहा, चेयरमैन ने तो केस बंद करने का आदेश दे दिया था। मियोंग जिन ने अपने भाई की ओर देखते हुए कहा, तुम मेरे सहकर्मी सपोर्ट डिवीजन के निदेशक सांग जिन्हों को जानते हो ना? वह व्यक्ति इस जागृत सत्ता अवेकनर को खोजने के लिए पूरी तरह समर्पित है। हालांकि चेयरमैन की ओर से ये सीधा आदेश था, फिर भी बीच में फंसना हमारे लिए बहुत कठिन हो गया है। उन्होंने आगे कहा,
अगर हम चेयरमैन की बात मानकर केस वापस ले लेते तो चीजें आसान हो जाती, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? जिन्हों और मैं दोनों जानबूझकर अपनी जिंदगी मुश्किल बना रहे हैं। ठीक उसी पल कॉन्गसो बिना कोई आवाज किए उनकी मेज के पास से गुजरे। अचानक मियोंग जिन की आवाज गले में ही अटक गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिन्होंने घबराकर पूछा, क्या हुआ नूना, क्या बात है? मियोंग जिन ने कॉन्गसो के जाते हुए रास्ते की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, वो आदमी अभी जो यहाँ से गया, ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से एक अविश्वसनीय ऑरा आभा निकल रही हो, है ना? मियोंग जिन अभी भी स्तब्ध बैठी थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, मुझे यकीन है कि कुछ देर पहले तक मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन उस आदमी से मुझे एक अलग ही तरह का एहसास हुआ। ऐसा लगता है जैसे मेरी ऑरा आभा महसूस करने की क्षमता ने उसे पहचान लिया है। पर एक पल में इतनी विशाल शक्ति छोड़ना, क्या इतनी जल्दी अपनी शक्ति को छिपाना संभव है? उनकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो आदमी कम से कम ए ग्रेड का है। नहीं, शायद वो उस लेवल 0 अवेकनर के बराबर हो सकता है जिसे संगठन ढूंढ रहा है। तभी कॉन्गसो शांत भाव से ट्रे लेकर उनकी मेज के पास आए। आपकी 2 प्लेट ब्लैक बीन नूडल्स, एक स्वीट एंड सॉर पोक और डम्पलिंग्स का ऑर्डर तैयार है। अपने भोजन का आनंद लें। कॉन्गसो की सामान्य आवाज सुनकर मियोंगजिन अपनी सोच से बाहर आईं। हाँ, धन्यवाद। जिन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सर्विस के लिए शुक्रिया, हम मजे से खाएंगे। वाह नूना, ये देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है ना? मियोंगजिन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हूँ? ओह, हाँ, ये वाकई बहुत अच्छा दिख रहा है। जिन्हों उत्साह से बोले, चलो खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। मियोंगजिन ने खुद को तसल्ली दी, शायद भूख की वजह से मेरा मिजाज थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा था। हाँ, ये यकीनन मेरा वहम होगा। भला इस साधारण सी जगह पर लेवल 0 अवेकनर होने की कितनी संभावना है? लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, मियोंग जिनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे अचानक गंभीर होकर बोली, अरे किम मियोंग जिन, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? जिन्हों घबरा गए, क्यों? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया नूना? मियोंग जिन उत्साह से चिल्लाई, आह, तुम मुझे यहाँ पहले क्यों नहीं लाए? आज से ये नूडल देवता हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है। वे मजे से खाते हुए बड़बड़ाने लगी, मेरा अतीत का वो रूप जिसने ब्लैक बीन नूडल्स को कम आंका था। चलो थोड़ा आत्मविश्लेषण करते हैं। ये तो बस बेहतरीन है। जिन्होंने राहत की सांस ली। आह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे पता था तुम्हें ये पसंद आएगा नूना। आराम से खाओ। मियोंगजिन ने सोचा, ब्लैक बीन नूडल्स इतने स्वादिष्ट हो सकते हैं, ये तो सोचा भी नहीं था। दूसरी ओर कॉन्गसो दूर खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, तो यहाँ भी कोई ऐसा है जिसके पास गजब की ऊर्जा है। वे दोनों, उनका स्वभाव थोड़ा अलग है। दोनों में मास्टर बनने की काबिलियत है। क्या उन्हें ही अवेकनर कहा जाता है? कांगसो और अधिक सतर्क हो गए। मुझे सावधान रहना होगा, पता नहीं कब मेरी शक्ति पकड़ी जाए। अवेकनर्स, है ना? मुझे इस बारे में और गहराई से पता लगाना होगा। घर की सफाई के बाद आईने के सामने खड़े होकर कॉन्गसो ने सोचा, इस तरह मैं अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन यह पहले से कहीं ज्यादा साफ है। उन्हें एहसास हो रहा था कि इस नई दुनिया के जीवन में पूरी तरह ढलने में अभी समय लगेगा। हालांकि सुनते और सोयंग दंपत्ति उन्हें बहुत कुछ सिखा रहे थे, पर कभी कभी अजीब स्थितियां पैदा हो जाती थीं। कभी वे शौचालय को पानी का कुआं समझ बैठते तो कभी शावर के पाइप को संभालने में उनके पसीने छूट जाते। सुनते को चिल्लाना पड़ता, अरे, वो कुआं नहीं है, टॉयलेट है। शावर का हैंडल पकड़ो जल्दी। कॉन्गसो ने खुद को समझाया, अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी गति से धीरे धीरे सीख सकता हूँ। धैर्य खोने की जरूरत नहीं है। पर मुझे उन अवेकनर्स के बारे में और पता लगाना चाहिए। तभी एक तेज गर्जना ने कॉन्गसो का ध्यान भटकाया। वह शोर कहाँ से आ रहा है? सुनते बाहर आए। ओह, कॉन्गसो, बिल्कुल सही समय पे आए। मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। कॉन्गसो ने हैरानी से पूछा, सुनते, क्या वो आवाज उस चीज से आ रही है? सुनते ने गर्व से कहा, हाँ, बिल्कुल। इसे मोटरसाइकिल कहते हैं। डिलीवरी के लिए तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसे चलाने के लिए तैयारी चाहिए, इसलिए अभी तुम इसे नहीं चला सकते, पर जल्द ही सीख जाओगे, इसलिए अभी इसकी आदत डाल लेना अच्छा है। सुनते ने एक चीज बढ़ाते हुए कहा, ये लो। यह क्या है? कॉन्गसो ने पूछा। वह हेलमेट है। मोटरसाइकिल जितनी तेज है उतनी ही खतरनाक भी।
इसलिए सुरक्षा के लिए इसे पहनना जरूरी है। देखो इस तरह। हेलमेट पहनकर कॉन्गसो मोटरसाइकिल पर पीछे बैठ गए। उन्हें लगा, ये तो टट्टू छोटे घोड़े की सवारी जैसा लग रहा है। सुनते जोर से हंसे। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही है, पर ये घोड़े से कहीं ज्यादा तेज है, इसलिए ज्यादा हैरान मत होना। मैं शुरू कर रहा हूँ, कसकर पकड़े रहना। रास्ते में सुनते ने पूछा, कैसा लग रहा है? तुम ठीक तो हो? कहीं तुम्हें मोशन सिकनेस, चक्कर आना तो नहीं हो रहा? कॉन्गसो ने बड़ी सादगी से पूछा। सुनते, क्या सिर्फ इसे चलाकर ही डिलीवरी मैन के रूप में काम करना संभव है? सुनते थोड़े चिंतित हुए। हूँ? क्यों? क्या तुम्हें डर लग रहा है? अगर ऐसा है तो डिलीवरी का काम मुश्किल हो सकता है। पैदल चलकर पूरे इलाके को कवर करना नामुमकिन है। तंग रास्तों से जल्दी गुजरने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। कॉन्गसो ने मन ही मन सोचा, इसका मतलब भोजन जल्दी पहुंचाना ही मुख्य काम है। लेकिन क्या ये मशीन बहुत धीमी नहीं है और इसका शोर भी बहुत ज्यादा है? अगर मैं अपनी ग्योंगोंग अलौकिक गति का इस्तेमाल करूं तो इससे कहीं ज्यादा तेज पहुंच सकता हूं। मंजिल पर पहुंचकर सुनते बोले, चलो यहाँ थोड़ी देर सुस्ताते हैं। इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हमारे कई नियमित ग्राहक रहते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ अक्सर आना होगा। उन्होंने इशारा करते हुए समझाया। इस जगह का नाम ब्लू हाउस है। उस बिल्डिंग के पास लिखा नंबर दिख रहा है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर है। मंजिल के हिसाब से ये नंबर लिखे होते हैं, जिससे हर परिवार की पहचान होती है। इमारतों को देखते हुए कॉन्गसो थोड़े गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा, सुनते, तुमने ही तो कहा था कि ये एक खतरनाक जगह है जहाँ राक्षसी जानवर, डिमोनिक बीस्ट प्रकट होते हैं। तो फिर लोग ऐसी खतरनाक जगह पे क्यों रहते हैं? सुनते ने कुछ पल सोचा और फिर सिर खुजलाते हुए जवाब दिया, मेरा मतलब, ये खतरनाक तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंसान यहाँ रह ही नहीं सकते। उन्होंने विस्तार से समझाना शुरू किया। करीब 25 साल पहले जब राक्षसी जानवर पहली बार दिखाई दिए थे, तब वाकई ये धरती रहने लायक नहीं रह गई थी। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद लोगों को एक रास्ता मिल गया। उन्हें पता चला कि माना स्टोन की शक्ति का उपयोग करके सुरक्षा घेरे या अवरोधक बैरियर्स बनाए जा सकते हैं। इसी तकनीक की मदद से इंसान यहाँ रहने में सक्षम हो पाए। कॉन्गसो ने उत्सुकता से पूछा, माना स्टोन से तुम्हारा क्या मतलब है? सुनते ने हैरान होकर कहा, अरे, क्या मैंने इसका जिक्र पहले नहीं किया? ये रत्नों की तरह होते हैं जो राक्षसी जानवरों के मरने के बाद उनके शरीर से मिलते हैं। इनमें इतनी ऊर्जा होती है कि ये पत्थर अब शक्ति का वैकल्पिक स्रोत बन गए हैं। इसकी बदौलत हमने वैज्ञानिक तकनीक में भी बहुत तरक्की की है। अंत में सुनते ने चेतावनी देते हुए कहा, खैर, तकनीक चाहे कितनी भी आगे बढ़ गई हो, खतरे की संभावना अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, इसलिए हमेशा सावधान रहना। अरे, अब इन सब बातों को छोड़ो। कॉन्गसो, क्या तुम्हें प्यास नहीं लगी है? कॉन्गसो ने हैरानी से पूछा। उस चीज में से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। वह क्या है? सुनते ने मुस्कुराते हुए एक कैन आगे बढ़ाया। हे, ये लो, इसे पीकर देखो। इसका स्वाद इतना लाजवाब होगा कि तुमने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं चखा होगा। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। कॉन्गसो थोड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, एक और ऐसा स्वाद जो मैंने पहले कभी नहीं चखा। हालांकि मुझे थोड़ा डर लग रहा है, पर मैं मना नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो पल याद आ रहा है जब मैंने पहली बार ब्लैक बीन नूडल्स खाए थे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर एक घूंट भरा। अगले ही पल उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसका स्वाद आखिर है कैसा? कॉन्गसो दंग रह गए। यह मिठास जो मेरे मुंह में झंझनाहट पैदा कर रही है और पेट तक को तरोताजा कर रही है, ये तो वैसा ही है जैसे कठिन तपस्या और साधना के वर्षों बाद अचानक मिला ज्ञान का वो क्षण जो बिजली की तरह कौंध जाता है। वे उत्तेजना में बोल पड़े, ये कैसा अद्भुत पेय है। नर्दन सी आइस पैलेस में मिलने वाले उस दुर्लभ गंगचुंगस्योक्यू के स्वाद के साथ भी इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तभी कैन से गैस निकलने की आवाज आई। सुनते ने हंसते हुए कहा, इसके अलावा अगर बदहजमी हो तो ये तुम्हारा पेट भी साफ कर देता है। कॉन्गसो को तो अपनी कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। यह पाचन में भी मदद करता है? कितना अविश्वसनीय है। विश्राम समाप्त करने के बाद सुनते खड़े हुए। चलो, अब हमने आराम कर लिया है तो क्या वापस चलें? कॉन्गसो ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। सुनते, क्या डिलीवरी करने के लिए तुम्हारा इस मशीन पर चढ़ना वाकई जरूरी है? सुनते ने चकित होकर पूछा। क्या बात है? कॉन्गसो ने सीधे शब्दों में कहा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो मोटरसाइकिल अनिवार्य है? सुनते ने सिर खुजलाते हुए समझाया, देखो, वैसे तो आने जाने के और भी तरीके हैं,
लेकिन डिलीवरी के काम के लिए मोटरसाइकिल से बेहतर कुछ भी नहीं है। कॉन्गसो ने शांत भाव से प्रस्ताव रखा। मैं पैदल चलकर ही डिलीवरी देने के बारे में सोच रहा हूँ। क्या? सुनते को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कॉन्गसो, अगर डिलीवरी में देरी हुई तो नूडल्स नरम हो जाएंगे और उनका स्वाद खराब हो जाएगा। इसके अलावा जितनी देर होगी ग्राहक उतने ही ज्यादा नाराज होंगे। कॉन्गसो ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, आप उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं उस मशीन से कहीं ज्यादा तेज हूँ। सुनते पहले तो हंसे। क्या ये वाकई मुमकिन है? हाँ। रुको। अचानक सुनते को कॉन्गसो की अद्भुत क्षमताओं का ख्याल आया। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह पूरी तरह असंभव भी नहीं है ना? मैंने जो कुछ देखा है उसके आधार पर अगर कॉन्गसो वाकई किसी उच्च स्तर के अवेकनर से भी ऊपर हैं, तो कॉन्गसो ने सुनते की दुविधा ताड़ ली और बोले, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो हम वापसी के रास्ते पर एक परीक्षा ले सकते हैं। सुनते ने चुनौती स्वीकार कर ली। ठीक है कॉन्गसो, तुम्हें याद है ना कि रेस्तरां कहाँ है? कॉन्गसो ने दृढ़ता से कहा, बिल्कुल, मुझे याद है। सुनते ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, बस मुझे यकीन करना है। ठीक है, तुम दौड़ो और मैं मोटरसाइकिल चलाऊंगा। अगर तुम वाकई रेस्तरां में मुझसे पहले पहुंच गए तो मैं तुम्हें बिना मोटरसाइकिल के डिलीवरी करने की इजाजत दे दूंगा। सुनते ने इंजन स्टार्ट किया और बोले, तो फिर क्या हम शुरू करें? आलसी दोपहर में मैंने जंगली फूलों का एक गुच्छा हाथ में लिया और उनकी ओर देखा। बड़े चाव से मुस्कुराते हुए मैंने कहा, महाशय, इसे देखिए, सुंदर है ना? उन्होंने गंभीरता से फूलों की ओर देखा और फिर नजरें फेर लीं। उदासीन स्वर में बोले, मुझे नहीं पता, चारों ओर बिखरे हुए इन जंगली फूलों में तुम्हें क्या सुंदरता नजर आती है? मैंने थोड़ा चिढ़कर मुंह बनाया। हूँ, छी, आप तो आनंद जैसी चीज क्या होती है यही नहीं जानते महाशय। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़कर मेरी ओर देखा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। आनंद वो एहसास है जब आपके पास कुछ खास न होने पर भी आप खुशी से झूम उठते हैं और मुस्कुराते हैं। मैंने रुककर फिर कहा, एक दिन आपको भी इसका एहसास होगा, है ना? तब तक मैं अपनी खुशियां आपके साथ बांटती रहूंगी। समय बीतता गया। उस कठोर हृदय के व्यक्ति में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। एक दिन उन्होंने खुद स्वीकार किया, तुमसे मिलने के बाद मैं एक ऐसा इंसान बन गया हूँ जो रो और हंस सकता है। किसे पता था कि ऐसे उथल पुथल भरे जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आनंद होगा? लेकिन जीवन की नियति बड़ी विचित्र है। आज वो अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। उनकी उस प्राप्ति को देखकर आज मैं दुविधा में हूँ। मैंने मन ही मन सोचा, अब जब उन्हें अपनी खुशी मिल गई है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे जीवन में अपनी खुशी खुद ढूंढनी चाहिए? मैंने और गहराई से सोचा, रोने और हंसने के मामले में मुझे इतना ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है ना? जिस आवेग में मैं कभी बह जाया करती थी, आज वहाँ एक अजीब सी शांति है। क्या यही है वो सुखद जीवन? अचानक हृदय की गहराइयों में एक परम ज्योति का अनुभव हुआ। चारों ओर की दुनिया जादुई हो गई। विस्मय में मेरे मुंह से निकला, आह, क्या इसे ही अमरत्व का आरोहण कहते हैं? सांसारिक मोह और भावनाओं से ऊपर उठकर यह जैसे एक परम ज्ञान की प्राप्ति थी। उन साधारण जंगली फूलों से शुरू हुआ यह सफर आज मुझे स्वर्ग के द्वार तक ले आया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद देवता बनना और स्वर्ग की ओर प्रस्थान करना, शायद यही जीवन की अंतिम सार्थकता है।